हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू10 पे आपका स्वागत है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए एडू10 को, जिससे कि आपको हर वीडियो का जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को पता चल पाए। इसलिए आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी 1000 व्यूअर्स को लाइए, इस पे 1000 सब्सक्राइबर्स को। हम भी तो देखेंगे आप लोग में कितना दम है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं जो हिस्ट्री कोई भी टीचर नहीं पढ़ाना चाहता है। आप देखेंगे कि आप कहीं भी ट्यूशन कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे टीचर्स आप लोग को सिर्फ मैथ साइंस पढ़ाना चाहते हैं, हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाना चाहता। लेकिन जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री का ही जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग हिस्ट्री पढ़िए अच्छे से। और जब हम आपको लगे कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर हम जल्द ही टाइप करा करके और डालने वाले हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, हिस्ट्री बाय अभिषेक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स थर्ड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखिए, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वियतनाम में इंडो चाइना का, उसके बाद में नेशनलिज्म इन यूरोप सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अपने देश के बारे में पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। अब देखिए, ये जो पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन टाइप है, इसको हम आपको पढ़ के एक ही बार में समझा दे रहे हैं ब्रीफ में। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with in the formation of nation state. It also means a change in people's understanding of who they are and what defines their identity and sense in belonging. New symbol and icon, new song and idea for new link, and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of new national identity was a long process. How did consciousness emerge in India? ये सब चीज आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन समझाया नहीं गया। अब हम आपको समझा देते हैं इसका मतलब क्या। तो मतलब है कि मतलब पिछले क्लास में हम लोग जैसे देखें कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का स्थापना हुआ, उसे क्या हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, बहुत सारे राष्ट्र राज्य आ गए हैं। इससे क्या हुआ कि लोगों को अपने बारे में पता चला कि हम कौन। उससे पहले लोगों को कुछ पता ही नहीं था, लोग राजा के पीछे एकदम दुम हिलाते रहते थे हमेशा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो लोगों को राष्ट्र के प्रति लगाव हुआ, नए नए प्रतीक चिन्ह आया। ठीक है, ज्यादातर देश में क्या हुआ कि नहीं, जो राष्ट्रवादी प्रक्रिया था ये बहुत टाइम के लिए चला। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में क्या इसका स्थिति था। ठीक है, और in India and as in many other colonies, the growth of modern nationalism intimately connected to anti-colonial movement. कह रहा है कि भारत जो है, भारत में और दूसरे जो अलग अलग कॉलोनी थे, ठीक है, इसी तरह क्या था, मतलब देखिए जो भारत था इसकी तरह जो भी अलग दूसरे कॉलोनी थे, जैसे वियतनाम था, उसी तरह भारत में भी क्या हुआ कि आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। हम लोग के यहाँ कॉलोनियल शासन था, तो कॉलोनियल शासन के विरोध में, मैंने उपनिवेशवाद के जो अंग्रेज थे उन्हीं के विरोध में, मान लीजिए जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो यहाँ किसका शासन था? राजा का शासन था। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का लोग विरोध करना शुरू किया। देखिए, आपको ऐसे कोई नहीं समझाएगा। अभी अब क्या हुआ, अंग्रेजों का जब लोग विरोध करना शुरू किया गया तो क्या हुआ, उससे लोगों के बीच राष्ट्रवाद का भावना जगा। समझ रहे हैं? तब उपनिवेशवाद के विरोध के कारण ही क्या हुआ, राष्ट्रवाद का भावना लोगों के अंदर जगा। कारण पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनाइलिज्म। कह रहा है कि जो भी औपनिवेशिक शासन था उसके खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग अपना, और देखिए संघर्ष कोई अकेले तक करता नहीं था, जो भी लोग औपनिवेशिक शासन से पीड़ित थे उन सब लोग मिलकर एक साथ संघर्ष करते थे। तो इससे क्या हुआ, लोगों को अपना एकता पहचानने में आने लगा कि हम लोग एक साथ रह के बहुत कुछ कर सकते हैं।
The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond and that tied many different groups together. अब देखिए, अब कॉलोनाइलिज्म होता था, उपनिवेशवाद जब था तो उस टाइम क्या होता था, लोगों का उत्पीड़न किया जाता था, दमन होता था सबका। तो इससे क्या हुआ, सब लोग एक ही तरह से क्या हुआ, बंद गए। अब पहले ऐसा कुछ नहीं था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, सब लोग अपने अपने काम व्यस्त था। अब क्या हुआ, सब लोग जितना समूह था सब क्या हुआ, एक साथ एक दूसरे से बंध गए। अरे but each class and group felt the effects of colonialism. Differentially, their experiences were varied and their notion of freedom were not always the same. लेकिन इसमें भी वो प्रॉब्लम था, ठीक है। अरे but each class and group felt the effects of colonialism. Differentially, the experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. और इसमें भी एक प्रॉब्लम था कि जो भी अलग अलग ग्रुप था या समूह था, उनका क्या था ना कि उन पर एक टाइप के उपनिवेशवाद का असर नहीं था। अब किसी समूह को कोई और दिक्कत था, किसी समूह को कोई और दिक्कत था। मान लीजिए किसान जो समूह था, तो किसान के जो प्रॉब्लम था वो अलग प्रॉब्लम था, जो वो भी बड़े लोग थे उनका कुछ अलग प्रॉब्लम था। तो सबका क्या था कि एक टाइप का प्रॉब्लम नहीं था, सब पे उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, सबका अलग अलग प्रॉब्लम था और सबका स्वतंत्र होने का मायना भी भिन्न था। कुछ लोग दूसरे टाइप से स्वतंत्र होना चाहता था, कुछ लोग दूसरे टाइप से, ठीक है। उसी टाइम का हुआ कि द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर दिस ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट बट द यूनिटी डिड नॉट मेजर्ड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। और देखिए उसी टाइम का हुआ कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का करना चाहा कि जो भी लोग था सबको इकट्ठा करके वो बड़ा आंदोलन खड़ा किया। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि आंदोलन तो सब लोग मिलकर खड़ा हो गया, लेकिन ये में सब लोग का अपना अपना हित था, सबको अपना अपना फायदा था। इसको लेकर क्या हुआ, टकराव हो गया, ठीक है। और in an earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India up to first decade of 20th century. पिछले क्लास के पुस्तक में आप पढ़े होंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय 20वीं सदी के पहले दशक में हुआ था, ठीक है। और इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920 एंड स्टडी ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1920 के दशक से जो भी आगे का बात है, जिसमें सहयोग आंदोलन हुआ, सविनय आंदोलन हुआ, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अरे वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस हाउ टू डेवलप नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड एन इमेजिनेशन ऑफ पीपल। अब इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कांग्रेस जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन विकसित करने के लिए कैसन कैसन प्रयास किया, कैसे लोगों को एक साथ किया, कैसे लोगों के अंदर ही बताया कि हाँ आप लोग राष्ट्रवादी का भावना मने अंदर आया कि हम लोग भी एक राष्ट्र के रूप में उदय हो। पहले अंग्रेज नहीं आया था, पहले कहा था, यहाँ अलग अलग राज्य का शासन था। कांग्रेस ही लोगों के मन में क्या भरा कि हम लोग भी एक राष्ट्रवाद बन सकते हैं, वो राष्ट्र बन सकते हैं। 6 April 1990, mass processions on the street become a common feature during the national movement. अब देखिए एगो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1919 में। तो उस टाइम का था इतना बड़ा बड़ा जो लोगों का मूवमेंट था, जुलूस था, वो एगो आम बात हो गया था, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। अब देखिए अब हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत एगो आंदोलन हुआ था, एगो नॉन कॉपरेशन आंदोलन हुआ था और सहयोग आंदोलन। इस सब के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। आपके कोई और दोस्त है तो उनको बोलिए कि सब्सक्राइब और शेयर करें। उनको अगर थोड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आया, उनको पढ़ने में मजा नहीं आया हिस्ट्री, तो कहिएगा। हिस्ट्री में एकदम रिलेट करके पढ़िए, तब आपको एकदम क्वेश्चन आंसर याद करने का जरूरत ही नहीं, आप परीक्षा में जाएगा ऐसा ही लिख के चलेगा, खाली आप पढ़ के तो देखिए अच्छे से। कर इन द ईयर after 1919 we see the national movement spreading to the new area, incorporating new social group and developing new modes of struggle। अब देखिए
1919 के बाद में हम देखे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, बहुत सारे इलाकों में फैल गया। ये बहुत सारा अलग अलग समूह शामिल हो गए, लोगों को संघर्ष करने का तरीका अलग अलग सामने आ रहा था। कह रहे हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव। अब हम इसको कैसे समझेंगे, क्या क्या बदलाव हुआ, इससे क्या क्या परिणाम हुए बदलाव के। एक मिनट थोड़ा साउंड चेक कर ले कि साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं। ठीक, कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए पहला बार क्या हुआ कि विश्व युद्ध जो हुआ तो उस टाइम का हुआ आर्थिक और राजनीतिक वो अलग ही स्थिति पैदा हो गया। समझ रहे हैं। अब आर्थिक राजनीतिक स्थिति मान लीजिए युद्ध होगा, जैसे क्या होगा, जब ये रक्षा का काम है उसमें ज्यादा पैसा खर्चा होने लगेगा। ठीक है, अब इस खर्चा का भरपाई के लिए लोग क्या होगा, लोग कर्जा लेने लगेगा युद्ध का नाम पर, लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब होगा। कह रहा है it led to a huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing tax। अब देखिए आया ना बात, इसमें क्या हुआ कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, लोगों को अब खर्चा का भरपाई करने के लिए युद्ध का नाम पर कर्जा लेने लगा गया, लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटीज वेयर राइज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिएगा, सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी कथी होता है, बाहर से अगर हम कोनो सामान आयात करते हैं, माने बाहर दूसरा देश से हम कोनो सामान मंगाते हैं तो सरकार ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाती है। ठीक है, इसको कथी कहते हैं, सीमा शुल्क, माने हमारे सीमा में प्रवेश करने के पहले आपको इस शुल्क। अब देखिए जब सरकार का खर्चा ज्यादा हो जाता है तो सरकार क्या करती है, लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर देती है। अब अभी देखिए हमारे प्रेजेंट कंडीशन है क्या है, सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है तो सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल डीजल पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है। आपको ये बात जान के हैरानी होगा कि 1 लीटर पेट्रोल पे केंद्र सरकार 32 रुपए से 34 रुपए टैक्स लेती है, और राज्य सरकार भी उससे कुछ कम नहीं है, ये भी उतना ही लेती है। तो इसे सीधा मतलब ये है ना कि ये लोग का खर्चा बहुत ही ज्यादा है। समझ रहे हैं, आप तो समझ ही गए होंगे, आप लोग समझदार हो कि कहाँ कहाँ खर्च होता है। कह रहे हैं थ्रू द वार years prices increased doubling between 1913 and 1918। अब देखिए 1913 से लेकर 1918 के बीच का हुआ कि जो भी सामान का कीमत था वो दुगुना हो गया। ठीक है, अब वार हुआ था, लड़ाई हुआ था, तो युद्ध में ये सब होगा करता है, इसीलिए ना कौन देश युद्ध करना नहीं चाहता है। कहा लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ द कॉमन पीपल। अब इससे क्या हुआ, मान लीजिए जब सामान का दाम बढ़ेगा तो सरकार को तो कोनो प्रॉब्लम नहीं, उसे तो क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा झेलने वाला कौन है, आम लोग, जो हम आप है। समझ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, सबसे ज्यादा मुश्किल किसको होगा, हमको आपको होगा। ठीक है, villages were called upon to supply soldiers and forced requirement in rural areas caused widespread anger। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो भी गांव वाले इलाके थे उस समय उनमें क्या किया गया कि लोगों को जबरदस्ती भर्ती किया गया। अब आप भी सुने होंगे अभी के टाइम में लोग एगो आर्मी का बहाली के लिए इतना दौड़ते हैं भागते, आपके गाँव में भी आपके बगल बगल में भी लोग दौड़ते भागते हैं। उस टाइम क्या हुआ कि लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। आप भी सुनते होंगे कि आपके कोई बाबा चाचा रहे होंगे जिनको क्या हुआ कि आर्मी वाले आए और उठा के लगे और भर्ती कर लिए। ठीक है, तो उस टाइम ऐसे होने लगा। अब इससे क्या हुआ कि गांव के लोगों में गुस्सा आ गया, कोई मरना थोड़ी जाएगा, आप ही बताइए। ठीक है, उस टाइम लोगों को लगता था कि हम आर्मी में जाएंगे तो मर जाएंगे। इससे क्या हुआ कि गांव के लोगों को गुस्सा आ गया। अब देखिए अब हमारे गांव में था करने, अब उसको क्या हुआ कि आर्मी वाला आया था, वो लगा रोने चिल्लाने, अब उसको उठा के तो ले गया लेकिन फिर भाग आया, कहा ना ना हम जाता नहीं अपना घर है, हमारे घरे गाय के की या बैल के की। समझ रहे हैं बात, इस तरह था। अब वो भाग गया। देन इन 1918 to 1920 to 1921 crops failed in many part of India resulting in acute shortage of food। अब देखिए अभी इसके साथ साथ एक और दिक्कत हो गया, इन्हें तो लोग को
भर्ती करने ले जा रहा था आर्मी में, और उसका लिखा हुआ कि 1918 से 1919 के बीच में, 1920 से 1921 में क्या हुआ, बहुत सारा देश के जगह जगह पर क्या हुआ कि फसल खराब हो गया। अब जब फसल खराब होगा, चावल दाल का कमी हो जाएगा, तो इससे क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, मैंने कमी हो गई चावल दाल का। दिस वाज accompanied by इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब देखिए, अब जब खाने पीने का कमी हुआ तो क्या हुआ, खाने पीने के अभाव में वो महामारी फैल गया जिसका नाम कथी था, इन्फ्लुएंजा था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine in the epidemic। अब देखिए, उस टाइम का 1921 में जनगणना हुआ, तो उसमें ये बात पता चला कि इस जो फ्लू आया था, जो इन्फ्लुएंजा आया था, इसके कारण 120 से 130 लाख लोग मर गया। अब बताइए सोच रही, हाँ, कोरोना वायरस में इतना लोगों नहीं मरा है जितना लोगों को इन्फ्लुएंजा में मर गया लोग, खाना के कमी के कारण। पीपुल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, बट दे डिड नॉट हैव। अब देखिए, लोगों को ही लगता था ना कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि लोगों का मुसीबत कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, लोगों का सोचल धरल का धरले रह गया। At this stage, a new leader appeared and struggled a new mode of struggle। अब इसी समय क्या हुआ, एक नया नेता सामने आया और उसने क्या किया कि वो संघर्ष का नया ढंग पेश किया। ठीक है, जिस वो है आइडिया ऑफ, उसके आगे सत्याग्रह, माने सत्याग्रह पर विचार। ठीक है, अब हम इसको कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, आप लोग थोड़ा इसको समझिए। और देखिए, एक चीज आप लोगों को समझा रहे हैं हम यहाँ पे, करे फोर्स रिक्वायरमेंट। फोर्स रिक्वायरमेंट कथी होता है आप लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन हम इसका पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी, माने एगो ऐसा प्रोसेस था जिसमें क्या होता था कि जो भी कॉलोनियल थे, माने जो भी ये लोग थे, जो भी अंग्रेज थे, वो लोगों क्या कर रहे थे, जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। अब बताइए, अब भाई आपको आगे कोई जबरदस्ती का सेना में भर्ती होने के लिए, तो आप होइएगा कि नहीं? इस बात का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम भी जानना चाहते हैं कि आप होइएगा नहीं। हमको तो लगता है कि अगर 100 आदमी से कहेगा तो 99 आदमी खुशी खुशी सेना में भर्ती हो जाएगा। देखिए, भर्ती होना भी चाहिए अपना देश का सेवा करने के लिए, उस टाइम का बात अलग था। लेकिन ये हमारा देश है, ये हमारी मिट्टी है, इसकी रक्षा हम ही करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।